अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और नरेंद्र मोदी से। टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इन तीनों रहनुमाओं के दरमियान और मसला कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। अमरीकी सदर का वज़ीर-ए-आज़म से जो टेलीफोनिक राबता था उसका अगर हम दौरानिया देखें तो वो तकरीबन 20 मिनट की कॉल थी। गो के ये 2 दफ़ा राब्ता हो चुका है। और अगर हम बात करें अमरीकी सदर की नरेंद्र मोदी से होने वाली गुफ्तगू का, तो तकरीबन 30 मिनट की गुफ्तगू का ये दौरानिया रहा है। लेकिन हमने ये नहीं देखना कि इन 20 मिनट और 30 मिनट किसने ज़्यादा बात की, किसने कम बात की। इम्पॉर्टेंट ये है कि मसला कश्मीर पर अगर गुफ्तगू हुई है तो क्या आने वाले दिनों में मसला कश्मीर पर कुछ पेशरफ्त हो पाएगी। कुछ मसला कश्मीर की सूरत हाल पर अगर हम देखें तो कश्मीर में हालात बेहतर होंगे। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है क्योंकि याद रहे कि जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कश्मीर मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के किरदार पर एक स्टेटमेंट सामने आई थी, उसी के कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी ने एक भोंडा ड्रामा रचाया और जाकर मसला कश्मीर की सूरत हाल पर कश्मीर पर हमने देखा कि उन्होंने अपनी फौज को भेजा और काबिज होकर बैठ गए। अब सिचुएशन क्या बदलती चली जा रही है, ये जो फोन कॉल्स हैं ये कितने आने वाले दिनों में मौवन और पॉजिटिव रिस्पांस देंगी, इस पर हम अपने एनालिस्ट की राय लेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट पे हम जहां डिस्कस करेंगे कश्मीर की सूरत हाल को, वहीं पर हम खारजी अमूर से हटकर कुछ दाखिली अमूर का जिक्र करेंगे और बात करेंगे सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कराची के मेयर ये कह रहे हैं, आवाम को मशवरा वो ये दे रहे हैं कि जो कराची के अवाम है वो टैक्सेस देना बंद कर दें, क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट है वो टैक्स तो ले रही है लेकिन कराची के जो अवाम है उनके मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। एक तो वो इस वक्त कराची में अवाम को टैक्स ना देने का मशवरा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कराची के ही जो स्टेक होल्डर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब हैं और सिंध हुकूमत की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि मेयर कराची जो हैं वो अब तक के नाकाम मेयर साबित हुए हैं। लिहाजा गुजारिश है कि वो कराची के अवाम को ऐसे मशवरे देना बंद कर दें। और आखिरी सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का उन बच्चों का कि जिनके लिए ज़रूरी हैं वो 2 कतरे जो कि उन्हें जीते जी मरने से बचा सकते हैं। इन तमाम हॉट टॉपिक्स पर प्रोग्राम में आज हमें कौन ज्वाइन कर रहा है, अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। आमिर जिया साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तज्जियाकार नासिर बे चुगताई साहब प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। सर वेलकम टू द शो। तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और तज्जियाकार रज़ा रूमी भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कश्मीर के मामले पर कि मसला कश्मीर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राब्ता किया है, नरेंद्र मोदी से बात की और कहा है कि खित्ते का अमन बरकरार रहना चाहिए। और इस हवाले से अमेरिकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया है। इमरान खान ने सदर ट्रंप से कश्मीर के मामले पर अपना पूरा किरदार अदा करने की अपील की है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू जो है वो 16वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस पर जो गुफ्तगू रही है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से, उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय हुकूमत है वो फिलफौर ये कर्फ्यू हटा दे। साथ ही साथ अगर हम कश्मीर की सूरत हाल पर अगर बात कर ही रहे हैं तो उसमें पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग से कश्मीरियों को शहीद करने का सिलसिला जारी रहा है। मतलब ये बंद नहीं हुआ कर्फ्यू नाफिज करने के बावजूद, जबकि आलमी इदारों के मुताबिक कश्मीर में पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग से कश्मीरियों को शहीद करने का सिलसिला भी जारी है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हैयत आबादी और जोग्राफिया में तब्दीली के जरिए आबादियाती तनासुब को तब्दील करना चाहता है ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जाए। इस तमाम तर तनाजुर में हमारा आज का पहला सवाल ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत से एक बार फिर राब्ता हुआ। क्या पाकिस्तान की अमेरिका से मुनसिफाना किरदार की तवक्को दुरुस्त है, हाँ या नहीं? कि ऑप्शन के साथ आमिर जैसा साहब सबसे पहले मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। बात है कि जो ट्रंप साहब किरदार अदा कर रहे हैं, ये पहले सदर नहीं अमेरिका के जो इस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो जो बैनुल-अक़वामी ताकतें खुसूसन अमेरिका वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक्टिव रोल किरदार अदा करते हैं उस कशीदगी को कम कराने के लिए। जो ट्रंप साहब के इस वक्त जो भी रोल है और जितना ज़्यादा वो मुतहर्रिक हुए हैं तो उनका भी सिर्फ एक नुक्ता नज़र है, वो ये कि इन दोनों एटमी जो रियासतें हैं जो बर सग़ीर में बिल्कुल पड़ोस के कहते हैं ना साथी रियासतें, इनके दरमियान जो है किसी किस्म की जंग या इतना
चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। अच्छा, अब ये जो सवाल है क्या आप इनसे मुनसिफाना किसी किरदार की तवक्को करते हैं नहीं करते, तो मेरे ख्याल में तो हमें बिल्कुल नहीं इस पर हमें करनी चाहिए। वजह ये कि अगर हम ये समझते हैं कि जी इनके किरदार की वजह से मसला कश्मीर हल हो जाएगा और इस तरह से हल होगा कि उसमें मजलूम कश्मीरियों की दादरसी हो और उनको जो उनका एक हक है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वो मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। हमें पता होना चाहिए कि जी अमेरिका का झुकाव ट्रंप के ज़माने से नहीं, ओबामा के ज़माने से नहीं, बुश के ज़माने से आप देखें वो भारत की तरफ है। और आज भारत जो है उनके स्ट्रेटजिक पार्टनर है। उसमें आप ये समझते हैं कि जी ये कोई मुनसिफाना किरदार अदा करेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारी खुशगुमानी, गलतफहमी, कोई भी आप इसको नाम दे लो। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब हमारी क़यादत जो है कि इतना ज़्यादा पुरजोश हो जाती है जब वो कोई इस तरह के इंडिकेशन देते हैं कि जी हम कहते हैं सालिसी किरदार अदा करेंगे, मगला सवाल नहीं करते क्या उनका ये किरदार जो है मुनसिफाना होगा, क्या उनका किरदार जो है मस्बत होगा, हम ये सवाल नहीं करते। क्योंकि जो उनके मगरबी ममालिक के वहाँ पर मफादात आ गए हैं अमेरिका में, तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर वो पाकिस्तान को सिर्फ वो कंटेन तो कर सकते हैं। मकसद सिर्फ आखिरी जुमला एक ही होगा उनका कि जंग ना हो और जो भारत मतलब है जिस तरह से काम करे उसको करने दिया जाए। जी नासिर भाई चुगताई साहब, वो भी पता नहीं क्यों बार बार आप पुराना शेर याद दिलाते कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब। दूसरा मिसरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक और मुझे भी याद था, मैंने नहीं पढ़ा, मैं रुक गया बस, मैंने कहा नासिर साहब के लिए छोड़ दूं मैं। हाँ, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों हो, या मेरे मुताबिक कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑन करता हूँ आमिर जिया साहब के तमाम आर्गूमेंट्स को। और ये बचपन से एक मसला हमारा कि हम अमेरिका पे एतबार नहीं कर सकते। हम क्योंकि बहुत से हमने धोखे खाए हैं, बहुत से झटके खाए हैं। आमिर जिया के तमाम आर्गूमेंट्स को ऑन करते हैं मैं कुछ खदशात का इज़हार करना चाहता हूँ कि जो हम कहते हैं हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं हर बात पर। हमारा वज़ीर ख़ारजा ये बताने के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि ट्रंप से बात हुई, जबकि हिंदुस्तान का जॉइंट सेक्रेटरी आके बताता है कि क्या बात हुई। चलें इसको भी छोड़ दें। मेरा सवाल ये है कि अगर ट्रंप साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, कशीदगी कम करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद क्या होगी? क्या उसकी बुनियाद आज की सूरत हाल होगी या उसकी बुनियाद 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल होगी? क्या पाकिस्तान 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल रेस्टोर करने का मुतालबा करेगा या आज की सूरत हाल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगा? और ये महज कर्फ्यू का मसला नहीं है, महज इंसानी हुकूक़ का मसला नहीं है। इंसानी हुकूक़ जो हम आम तौर से कहते हैं, ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ का मसला है, ये इस्तिस्वाब राय का मसला है, ये एक कौम के अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले का मसला है जो क़ौम मुत्तहिदा ने दिया है। एक और ख़दशे का इज़हार करता हूँ मैं आपसे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, सब जानते होंगे आप लोग, बीजेपी के थिंक टैंक के मास्टर हैं। उनका ट्वीट मैंने कल देखा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा जाएंगे और नेहरू ने दिसंबर 1948 में जो करारदाद मंजूर कराई थी, जो पिटिशन दी थी, उस पिटिशन की वापसी का मुतालबा करेंगे। एक ताकि फिर कहते ये इससे लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो जाएगी और हम आज़ाद कश्मीर पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकेंगे। तो वहाँ तो ये बातें हो रही हैं, आप अमन व आशती की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम अपने घोड़ों को तैयार रखें, अपने घोड़ों के नालों को दुरुस्त रखें, और अगर कोई बात करता है तो देख लें क्या बात हो रही है। ठीक है जनरल साहब, सवाल मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं कि अमेरिकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत से एक बार फिर राब्ता हुआ है कि पाकिस्तान की अमेरिका से मुनसिफाना किरदार की तवक्को दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन के साथ आपका तज्जिया क्या है? देखिए जी, जो बातचीत उन्होंने की है उससे तो यूँ लगता है कि मुनसिफाना हल की या उनसे कोई ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कोई इंसाफ लेके देंगे। जो बात हुई कि जी तनाव कम किया जाए, क्या वो बचा है उसको नहीं पता, तनाव हमने नहीं बनाया, तनाव बनाने वाला या तनाव पैदा हुआ है जिस कदम की वजह से भारत का था, भारत ने ये कदम उठाया। हमें बताने के बजाय इसका काम था अगर इंसाफ करना चाहते हैं तो फिर उनको बताते हैं कि जनाब आप हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लीडर्स बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से खित्ते में सूरत हाल ख़राब हो रही है, तो आप अपना स्टेप जो लिया वो वापस करें। जिस चीज़ की वजह से ये सारा मसला खड़ा हुआ है अभी, या वो जो शोर शराबा भी हो रहा है,
वो तो सारा वहीं भारत में ही है ना किस्सा, वो उनको मशवरा नहीं दिया उन्होंने। और इमरान खान साहब से कहा तो इमरान खान साहब के जो हमें गुफ्तगू के मंदरजात जो पता चले हैं फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, उसमें उन्होंने ज़्यादातर ह्यूमैनिटेरियन इशू पे बात की है कि जनाब वहाँ पे कर्फ्यू जो है वो ख़त्म किया जाए और कश्मीरियों के मामलात जो हैं वो देखे जाएं, कश्मीरी बड़ी मुश्किल में हैं। असल चीज़ ये थी कि खान साहब को बताना चाहिए था कि भाई ये टेंशन जो है एक ही दफ़ा ख़त्म होगी जब ये भारत अपना सारा किराया वापस करेगा। इसने हड़प करने की कोशिश की है, यूनियन टेरिटरी बना दी, कश्मीरियों के हुकूक खा लिए, तो तवक्को क्या कर रहा है कि अब ये सारी दुनिया खामोश हो जाए उस पर। तो ये बात खान साहब ने नहीं की, ये हमारी कमज़ोरी। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने भी, चूँकि वो उनको सारा पता है कि क्यों ये किस्सा खड़ा हुआ और किस वजह से है, तो उन्होंने भी नहीं की। तो लगता यही है कि वो भारत के मौक़िफ़ को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को गालिबन ये बताना चाह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आप मेहरबानी करें और शोर शराबा ना करें। ठीक है, मतलब आपको ये लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि ट्रंप साहब का किरदार पाकिस्तान के लिए किसी हद तक मुनसिफाना नहीं हो सकता। रज़ा रूमी साहब, मशकूक तरीन किरदार। सही, रज़ा रूमी साहब। मशकूक तरीन, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये जनरल साहब सही कह रहे हैं कि अमेरिका की यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान से वो कहे भाई जो हो गया है सो हो गया है और उसको तस्लीम करो, आगे बढ़ो वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो इस मामले में मौक़िफ़ है और जो पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ हैं, उसका आने वाले दिनों में अमेरिका को बिल्कुल ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के हवाले से वहाँ पर पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया दे दिया है कि जो कुछ कश्मीर में हुआ है इसकी वजह से अफ़गानिस्तान के जो अमन मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर असर पड़ सकता है और बल्कि पड़ेगा। तो इसका भी एहसास होगा अमेरिका को, और ट्रंप ने ये ट्वीट जो है सोच समझ के की होगी या करवाई गई होगी उनसे, उनके जो मुशीरान हैं या स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह। और दूसरी बात जो है वो ईरान के हवाले से है, क्योंकि अब एक पाकिस्तान की भी खारजा पॉलिसी जो है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पहले 4-5 साल तो हमने जो कहा कि जी अमेरिका से नहीं हमने ताल्लुकात रखने, ख़राब होते हैं तो हों, चीन के साथ हम खड़े हैं और चीन हमारे साथ खड़ा है। लेकिन हमने देखा कि ये जो रीसेट आया है और हालात व वाक़यात की वजह से उसमें पाकिस्तान ने दोबारा से अमेरिका के साथ अपनी ताल्लुकात की बहाली की है, और क्योंकि अमेरिका को भी ज़रूरत है पाकिस्तान की और पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, इसलिए मेरे ख़्याल से जो पाकिस्तान को बिल्कुल अमेरिका को बावर कराना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दो ही पावर्स हैं, अब वो अमेरिका और चीन है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकती हैं। चीन तो हमारे साथ है, अमेरिका अगर किसी हद तक हमारे साथ आ जाए तो यकीनन हम इसके ऊपर जो कश्मीर में जुल्म हुआ है उसको इस तरह से इंडिया को बेहतरीन तरीके से काउंटर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन गो के ऐसी सिचुएशन हमें लग नहीं रही अमेरिका की तरफ से। नसीम सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, इस पे हम इन्हिसार कर सकते हैं। बिल्ली को आते देख के जिस तरह कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं, हम उस तरह नहीं कर सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, ओनली सुपर पावर है इस वक्त दुनिया में मौजूद, और उसका इन्फ्लुएंस होता है। जो अच्छी बात नज़र आ रही है, आपने देखा कि पिछले दिनों में इंडिया की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा था, उनकी मोदी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। वो ट्रंप साहब जो है पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स करते थे, जो नफरत अंगेज बातें मुसलमानों या पाकिस्तानियों के बारे में करते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे के वक्त आपने देखा कि उनका बिल्कुल स्टांस आपको डिफरेंट नज़र आए, वो बड़े फ्रेंडली नज़र आए प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। और प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की फेवर में जो है उन्होंने ट्वीट्स भी करने शुरू कर दिए। इमरान खान को उन्होंने अपना दोस्त बोला अपनी ट्वीट में। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। अमेरिका को इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। अफगानिस्तान से अगर अमेरिका निकलना चाहता है तो वो टोटली सोली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इंडिया पे या किसी और मुल्क पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसने अफगान मुज़ाकरात से पहले इंडिया को बाहर किया हुआ है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमें अमेरिका को बावर कराना पड़ेगा कि सिर्फ इंडिया को ये शटअप कॉल ना दीजिए, उसको ये भी कहा जाए कि जो ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं उनको भी कश्मीर में हल किया जाए, जो उनका रेफरेंडम का मुतालबा है, उनका अलहदगी का मुतालबा है, उसको भी पूरा किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो यूएनओ के एनवॉयज़ हैं
या आप अपनी प्रेस है उनको कश्मीर में भेजें। आपको कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए। अगर आप सालिस बनना चाह रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, तो आपको ग्राउंड रियलिटी का इल्म तो होना चाहिए कि कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है। 16 दिन हो गए हैं वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, वहाँ पे लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, मेडिसिन ट्रीटमेंट्स नहीं मिल रहे। तो आप किस तरह मतलब सालिसी करवा सकते हैं? सिर्फ सालिसी, टेलीफोन के ऊपर सालिसी नहीं होगी, इसके लिए आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा, तभी आपकी सीरियसनेस का पता चलेगा कि आप कितना सीरियस हैं। अभी तक आपका कोई भी फॉरेन मतलब मिनिस्ट्री हम से किसी न किसी हद तक इन्हिसार कर सकते हैं सिचुएशन को लेकर अमेरिका पर, लेकिन मुनसिफाना किरदार की तवक्को हम अभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, सवाल मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी ताकि मैं इसको कंक्लूड कर सकूं। अमेरिकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत से एक बार फिर राब्ता हुआ, ऐसे में क्या पाकिस्तान की अमेरिका से मुनसिफाना किरदार की तवक्को दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन के साथ हमारे सभी तज्ज़ेकारों ने मुतफ़िक़ा राय रखी और नहीं के ऑप्शन का इंतखाब किया। उन्हें ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है ऐसे में डॉट को कुछ मुस्बत इक़दाम करना होंगे, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना होंगे कि जिससे वाकई लगे कि हाँ वो चाह रहे हैं एक मीडिएशन का किरदार अदा करना, ताकि खत्ते में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके। इसी सिचुएशन पे मैं दूसरा सवाल यहाँ पर पुट करूंगी और मेरा सवाल ये है कि क्या डोवल डॉक्ट्राइन के जरिए कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलकर हिंदू भारत की बुनियाद रखी जा रही है, हाँ या नहीं के ऑप्शन के साथ मैं जनरल साहब सबसे पहले आपके पास आऊंगी। ये बुनियाद रखी जा रही है, लेकिन ये नहीं है फौरी तौर पे उनके लिए, क्योंकि जिस तरह वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे ज़मीन खरीदी जाए, लोग जाके सेटल हों, तो कोई भी वहाँ पे इन हालात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा जितना कि हालात मखदूश हैं वहाँ पे। और जैसे ही कर्फ्यू उठता है, नेचुरली जो आप अगर लोगों को भी सेटल करें तो इस कर्फ्यू में तो कोई आबाद नहीं होना चाहेगा। सो आपको कर्फ्यू उठा के हालात को नॉर्मल करके तो फिर ही आप कह सकते हैं। लेकिन कश्मीरी रेजिस्टेंस के सामने मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ फौरी तौर पे पॉसिबल होगी। आप वहाँ पे पहरेदारी दे के कॉलोनीज़ को बंद दीवार वाली कॉलोनी बना दें जिसके 4 दीवारी हो और उसके बाहर आपके लोग खड़े हों, वो काम करना भी बड़ा मुश्किल है, इस वजह से कि जिन लोगों को आप इस तरह बंद कर दें उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती। तो कश्मीरी अगर बड़े ज़ोर शोर से या उनकी जद्दोजहद में पहले से तेज़ी आती है, जो लगता है क्योंकि अब उनमें यूनिटी पहले से बेहतर है, तो उस सूरत में वहाँ पे आके रहना, जो भी आके रहना चाहे उसके लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, तकलीफ़ का बायस होगी, और हो सकता है कि उनमें से किसी को मारा भी जाए और वो मारे जाने की एक खौफ के तहत कोई आए ना उधर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत की ख्वाहिश यही है, डोवल जो डॉक्ट्रिन आप कह रहे हैं वो बिल्कुल यही है, लेकिन इन हालात में उनके लिए मुमकिन नहीं है। कोई भी वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही कोई वहाँ पे टूरिज़म शुरू होता है या कोई चीज़ हो तो आप देख सकते हैं सेपरेटिस्ट जो हैं वो वहाँ पे हमले करेंगे। तो इन हालात में पैसा लगाना तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ पे कोई आना भी नहीं चाहेगा। तो डॉक्ट्रिन के फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुनियाद तो रखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत को फौरी तौर पर कुछ ऐसा कम है। ठीक है। रज़ा रोमी साहब जी, देखिए बात यह है कि इस तरह की जो तब्दीलियां होती हैं या समाजी या मुआशी इंजीनियरिंग जो होती है, वो एक तवील मयाद जो प्रोजेक्ट होता है, वो 1-2 साल में 3 साल में उसका हसूल नहीं होता। आपको उसमें 10, 15, 20 साल लग जाते हैं, जो कि अज़ाइम हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के। और अब बात यह है कि क्या मोदी दोबारा बीजेपी फिर से पावर में आएगी 5 साल के बाद या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने वाली। फ़िलहाल तो वहाँ पर इस कदर गम गुस्सा है, और कुछ जो इतलात आ रही हैं, अगरचे कि वहाँ पे इस वक्त बिल्कुल ब्लैकआउट है, जो थोड़ी बहुत फुटेज और जो हमारी भी बात हुई है कश्मीरियों से वहाँ पर, या जो लोग दूसरे बड़े शहरों में हैं या यहाँ बाहर हैं, तो उनसे यही मालूम होता है कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है और वो रहेगी, और उसमें इजाफा होगा। जितनी रिप्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही उसका रेजिस्टेंस और मज़ाहमत होगी। इस सूरत हाल में जैसे जनरल साहब ने कहा कि कौन वहाँ पे जाके ज़मीन खरीदेगा या होटल बनाएगा, अनलेस के मोदी साहब जो हैं वो गुजरात फार्मूला अपना कर वहाँ पर अच्छे खासे दंगे करवा कर लोगों को निकलवा दें, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होगा। कश्मीर वैली में एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, उसको भी री इंजीनियर करना उतना आसान नहीं होगा।
जितना कि कहा जा रहा है। फिर ये कि आपने देखा कि आलमी मीडिया, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, चाहे वो एमनेस्टी हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, वो सब इसके ऊपर अब बात कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी इंडिया को इसी चीज़ की फिक्र लाग है कि मोदी का इमेज जो है वो खराब होगा। ठीक है। तो इस सूरत हाल में ये इस डोवल डॉक्ट्रिन को इसका हसूल फिलहाल आसान नहीं है और शॉर्ट टर्म में मुमकिन भी नहीं है। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो की जा रही है भारत की तरफ से वो किसी भी सूरत बेहतर साबित नहीं होगी। नासिर बेग चुगताई सर। अच्छा, ये कोशिश हो रही है, बुनियाद रखी नहीं जा रही। कोशिश हो रही है, अजीत डोवाल जो भी आदमी है वो उसकी फ़िलासफ़ी है, उसका फ़लसफ़ा है। 1,80,000 रिटायर्ड फ़ौजियों को बसाने का प्रोग्राम है। इसका मतलब है तकरीबन 6 या 7 लाख अफराद आएंगे अगर एक फ़ौजी पर आप 6 ख़ानदान के अफराद रख लें। लेकिन ये सब ख्वाब हैं, ख्याल और ख्वाब हैं ये, क्योंकि अब जो कश्मीर की सूरत हाल है बहुत मुख्तलिफ है। 5 अगस्त से पहले मुख्तलिफ थी और अब बहुत मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ जम्मू के अंदर जो आप कह रहे हो ना कि प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे, बाहर से आके ख़रीद लेंगे, शादियां कर लेंगे, यहाँ तक बात हुई शादियां कर लेंगे। तो जम्मू का जो सर्वे आया है, जो टेलीविज़न पे नज़र आया इंडियन टेलीविज़न के, वहाँ के लोग इस बात से खौफज़दा हैं कि बाहर से लोग आकर उनकी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे और यहाँ आबाद हो जाएंगे और हम अपने हक़ूक़ से महरूम हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, श्रीनगर तो छोड़ दें आप, श्रीनगर में कोई इसराइली मॉडल अब काम नहीं करेगा। शायद 5 अगस्त से पहले कुछ हो सकता था। अब तो सूरत हाल वहाँ लगती मुझे यूँ है, जो बात होती है कि वहाँ का नौजवान मुसल्लह जद्दोजहद पर कम माहिर हो रहा है। अब सियासी जद्दोजहद भी साथ चलेगी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी काम करती रहेगी, लेकिन बहुत से ग्रुप जो हैं वो मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ जा रहे हैं और आलमी कानून के मुताबिक ये मुसल्लह जद्दोजहद बिल्कुल जायज़ होगी। मैं समझता ये हूँ कि ये कोशिश जो अजीत डोवाल साहब कर रहे हैं ये नाकाम होगी। ठीक, आमिर ज़िया साहब। बात ही कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद को हम सब सलाम पेश करते हैं। यकीनन वो जितनी भी जबर होगा उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत होगी, लेकिन जो आपका सवाल है डोवल डॉक्ट्राइन के हवाले से, मैं समझता हूँ कि इसकी इतनी अहमियत नहीं है। असल जो उसका आपने कहना है कि क्या हिंदू भारत की बुनियाद रखी जा रही है, मैं समझता हूँ हिंदू भारत की बुनियाद रख दी गई है। मैं इसमें कोई हमें शक शुबा नहीं होना चाहिए। और सिर्फ ये मामला मकबूजा कश्मीर का नहीं है, ये मामला जो है पूरे भारत का है कि जहाँ पर अक़लियतों के ऊपर जिस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है, या वहाँ के जो लोअर कास्ट के हिंदू हैं उनके साथ भी जो कुछ सितम किया जा रहा है इस थिंकिंग को। तो ये बात हो रही है हिंदू एक्सट्रीमिज़म की, हिंद देवता के फ़लसफ़े की, जिसका एक टेक्टिकल अप्रोच जो है वो डोवल साहब की डॉक्ट्राइन है। असल जो नज़रिया है वो तो उस हिंदू इंतहा पसंदी का है कि जो पूरी तरह से गालिब वो कहते हैं कि पूरे भारत को एक हिंदू रियासत बनाया जाए, और चाहे उनकी समाजी रवैये हों, चाहे उनके सियासी रवैये हो, हर चीज़ की जो तशरीह हो वो हिंदू धर्म, हिंदू मत के हिसाब से हो रही हो, हिंदू मज़हब के लिहाज से हो रही हो। तो उसके लिए वो किसी भी कहते हैं ना हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उसी की वजह से हम देखते हैं सिर्फ मकबूजा कश्मीर की आप क्या बात करते हैं, जिस तरह से गाय के मतलब है ज़िबा करने पर या उसके सिर्फ शुबे के ऊपर लोगों पर मतलब उनको मारा पीटा जाता है, उनको कहा जाता है कि जी आप नारे लगाएं, मतलब है उनके राम के और जो भी उनकी मजहबी वो हैं, जो सब इस चीज़ का इंडिकेशन कर रहे हैं कि भारत जो है बहुत ही एक इंटॉलरेंट जो है सोसाइटी बन गया है और बनता जा रहा है। और अब जो है इंडियन नेशनलिज्म इट इज़ बीइंग डिफाइंड मोर एंड मोर एज हिंदू नेशनलिज्म, यानी कि एक ज़माने में जो उसका सेकुलर एक मिथ हुआ करता था, झूठा सच्चा जो भी था वो तबाह हो गया, वो ख़त्म हो गया। और अब जो है मतलब कांग्रेस की जो एक टेक्टफुल होता था, कांग्रेस भी हिंदू मफादात की निगहबानी करती है, ये हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो एक जेन्युइनली सेकुलर जमात है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के आने से वो बिल्कुल एक नंगी बर्बरियत सामने आ गई है। जो हिंदू उसके सामने एक फसाद हुआ करता था हिंदू इंतहा पसंदों के सामने, वो खत्म हो गया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये चीज़ जो है मतलब उन्होंने बुनियाद रख दी है। इसके नतीजे में भारत के अंदर क्या होता है, भारत में क्या दंगा फसाद होता है, किस तरह से अलहदगी की तहरीकें, सिर्फ मकबूजा कश्मीर की मैं बात नहीं करूंगा, दीगर जगहों पर भी चलेंगी, क्योंकि जितना बड़ा भारत नजर आता है उतना ही बड़े बड़े उसके तजादात हैं। भारत को खुद भी बड़े बुरे तरीके से तो मतलब है भारत मुश्किल में, लेकिन जाहिर है कि वो पूरा जोर लगाएंगे कि हिंदू इंतहा पसंदी को गलबा हो। अब देखते हैं कि मुज़ाहिमत उसकी कैसे होती है। नसीम सिद्दीकी साहब।
जी बिल्कुल, भारत में इस वक्त जो है जिस तरह दहशतगर्दी का अंसर मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है, वहाँ से तो यही लगता है कि मोदी साहब जो है वो टोटल उसको एक हिंदू रियासत में तब्दील करना चाहते हैं। जो इंडिया का एक तशख़्ख़ुस था, जो एक सेकुलर स्टेट कहलाती रही, वो बिल्कुल अब वहाँ से ख़त्म होता चला जा रहा है। और ये जो डबल डॉक्ट्रिन है, ये बिल्कुल यही है कि हिंदुत्व इसको सबसे आगे लाना है। जो हिंदू कौम परस्त हैं वो आगे आते जा रहे हैं, जो आरएसएस के लोग हैं उनको पावर मिलती जा रही है, और एक बिल्कुल दहशत गर्दी का बाजार गर्म है। वो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, आप पूरे हिंदुस्तान में देख लेते हैं कि अक़लियतों को दबाने के वाक़यात रोज़ाना सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। मैं तो दुनिया में और जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो NGOs हैं उनसे कहूँगा कि इंडिया में जाएँ, और उनका जो असल चेहरा इस वक्त मोदी की हुकूमत के दौरान है, ये दुनिया को दिखाएं, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त हर अक़लियत को सप्रेस किया जा रहा है। और एक ऐसा भारत बनाना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ हिंदू रह सकें, या हिंदुओं की ताकत वहाँ पे मौजूद हो, और बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं उनको वहाँ पे अपने जो रसूमात हैं वो करने की इजाज़त न हो। हमने बहुत दफ़ा देखा सोशल मीडिया पर, आप देखें कि कत्ल व गारत भी हो रही है, मार पीट भी बुरे तरीके से हो रही है। और अब आपने देखा कि इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। जो मोदी डॉक्ट्राइन है, जो ये करना चाह रहे हैं, जो कश्मीर में करना चाह रहे हैं, वो आपने देखा है कि जो भी दानिश्वर है उन्होंने भी भारत के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़, BJP के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। और दुनिया को भी इस सारे मामले को देखना चाहिए और इंटरफियर करना चाहिए कि ये जो एक हिंदू रियासत बनाना चाह रहा है और अपना पावर शो करना चाह रहा है, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी समझते हैं कि किसी न किसी हद तक ये जो डबल डॉक्ट्राइन है इसकी बुनियाद रखी जा रही है, हिंदुइज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसका नुकसान न सिर्फ भारत को अपने ही मुल्क में होगा बल्कि कश्मीर में उसे मुंह की खानी पड़ेगी। सवाल हमारा ये था कि क्या डबल डॉक्ट्राइन के जरिए कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदल कर हिंदू भारत की बुनियाद रखी जा रही है। हाँ या नहीं के ऑप्शन के साथ हमारे 3 तज्ज़ियाकारों ने मुतफ़िक़ा राय का इस्तेमाल कर नहीं के ऑप्शन का इंतखाब किया, जबकि आमिर ज़िया साहब और नसीम सिद्दीकी साहब का तज्ज़िया उनकी राय मुख्तलिफ थी, उन्होंने हाँ के ऑप्शन का इंतखाब किया। नाज़रीन, प्रोग्राम बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ूंगी और बात करूंगी सिंध के बड़े शहर कराची की, जहां पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने एक बार फिर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि कराची वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड शहर को साफ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। 24 अरब रुपए कहां गए जो सफाई के नाम पर खर्च हुए? मतलब मेयर कराची खुद ये सवाल पूछ रहे हैं, उनके पास इस सवाल का खुद से जवाब नहीं है। मोटर व्हीकल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, टावर टैक्सेस समेत दूसरे टैक्सेस की मद में कराची सिंध हुकूमत को 350 अरब से ज्यादा देता है, लेकिन इसके बावजूद कराची को साफ नहीं किया जा सका। इसलिए अब कराची के शहरी हुकूमत सिंध को टैक्स ना दें, जबकि मेयर कराची के इस बयान पर मुशीर कानून सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वसीम अख्तर मुल्क की तारीख के नाकाम तरीन मेयर हैं और वो जाती मफाद और छोटे मकासद के लिए अवाम को गलत मशवरे ना दें। मतलब ये कि ज़िलाई हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत हो, सिचुएशन इस वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने की हमें दिख रही है। ऐसे में सवाल हमारा ये है कि हुकूमत सिंध को टैक्स ना दें, क्या मेयर कराची का ये मुतालबा दुरुस्त है? हाँ या नहीं के ऑप्शन के साथ नासिर बेग साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी कि कराची में मौजूद हैं आप, कराची के मसाइल को जरा बेहतर अंदाज में जानते हैं आप। अच्छा, कराची सिंध का नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इसी ताल्लुक़ से कराची के बड़े हुकूक मौजूद हैं। कराची का वो हक़ बनता है जो मेरे ख्याल किसी और शहर का नहीं बनता, लेकिन इस शहर का गला घोंटा गया है, इस शहर को कोड़े मारे गए हैं, मातूब किया गया है, इस शहर को मसलूब किया गया है, एक बार नहीं बार बार किया गया है। वसीम अख्तर साहब ने जो कुछ फरमाया है, मैं उसको इस काबिल भी नहीं समझता कि उस पर तबसरा करूं, क्योंकि मैं माजी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वसीम अख्तर साहब ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ ये रट्टा लगाए रखा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। आमिर ज़िया साहब अभी कराची आए थे, उन्होंने मुझसे तो बात नहीं की, खैर ये तो शिकायत रहेगी मुझे, लेकिन बहुत से लोगों से बात की और बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, उससे कुछ चीज़ें सामने आई हैं निकल कर। सबसे बड़ी बात तो ये कि 3 फरीक हैं, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत, और कराची के शहरी चारों ज़िम्मेदार हैं। कराची की सूरत हाल के चारों ज़िम्मेदार हैं और इन चारों ने अपना किरदार अदा नहीं किया। वफाक ने कराची पाकिस्तान सिंध को उसका हक़ नहीं दिया, सूबाई हुकूमत ने लोकल बॉडीज़ को उसका हक़ नहीं दिया, लोकल बॉडीज़ ने पैसा कहाँ गायब किया मुझे नहीं पता। लोकल बॉडीज़ का मसला ये है कि वो कहती हैं हमें कैश दे दो, हम खुद खर्च करेंगे। सिंध हुकूमत कहती है नहीं, हम तुम्हें इख्तियार नहीं देंगे। लोकल बॉडी सिस्टम ही नहीं है,
वो निज़ाम ही नहीं है जिसको हम बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, और पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं, माफ़ कीजिएगा। तो लेकिन कराची में बहुत ज़रूरी है। कराची में 11 एजेंसीज़ हैं जो कराची की सफाई सुथराई की ज़िम्मेदार हैं। उनमें से कौन कितना काम कर रही है सिवाय कंटोनमेंट बोर्ड के? इस रात को आके देख लिए, साफ मिलेगा आपको। लेकिन मसला ये है जब मेयर कराची ने खुद कुछ नहीं किया तो ऐसे में वो कुछ भी कहते रहे, कोई भी मुतालबा सामने लाते रहे, वो उस वक्त तक काबिल और नहीं होगा जब तक वो खुद से कुछ नहीं करेंगे। बल्दियात खुद मुख्तार हो। ठीक है। आमिर ज़िया साहब, जैसे कि अभी नासिर बेग साहब ने कहा, मैंने खुद भी देखा, वज़ीर आला से आपकी मुलाकात हुई थी, तो जब उनसे भी गुफ्तगू हुई कराची के मामलात पर और अभी की जो सिचुएशन है, कितना दुरुस्त समझते हैं आप मेयर कराची के इस मुतालबे को? एक पहली बात तो कि क़यादत का काम जो होता है वो ये नहीं होता कि लोगों के जज्बात में इश्तियाल फैलाएं, उनको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अब अगर सवालिया निशान आपने अपने उसमें कहा कि जिस सिंध हुकूमत के हवाले से उठाया है, बिल्कुल उठाया है, लेकिन सवालिया निशान तो खुद मेयर कराची की कारकर्दगी पर भी है। तो सवालिया निशान तो हम सब पर है, मतलब जो वहाँ का स्टेक होल्डर है, चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि मतलब है इतनी ज़्यादा बदइतमादी, हालांकि एक ज़माने में बड़ी मोहब्बतें हुआ करती थी MQM में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और बहुत अरसे तक, एक तवील अरसे तक ये लोग बिल्कुल साथ भी चले, और मतलब ज़रा सी बात पे इनके कायद को मना लिया जाता था। अब बदल गया में खुद इतने धड़े हैं जी, तो वो बिल्कुल अपनी बात है। लेकिन एक बात है कि एक तो कि टैक्स ना देना ये कोई मेरे ख्याल में कोई अच्छा मशवरा नहीं है, और इसकी तो मेरे ख्याल में बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मोटर व्हीकल टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स शहर का जो होता है हक होता है, उसको मिलना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी टैक्स है वो कहा यह जाता है कि सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर शहर के हवाले कर देती है। तो असल मसला ये कि जी बिल्कुल ये जो नासिर बेग चुगताई साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बाइख्तियार और आपकी लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए, उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंट्रोल भी होना चाहिए, इंतज़ामी इख्तियारात भी होने चाहिए। दुनिया का हर बड़ा शहर, वो चाहे वो लाहौर हो, दुनिया की, कि हम पाकिस्तान की भी बात करें, और इसी तरह दुनिया की जो मिसालें हैं कि वहाँ पर बाइख्तियार लोकल बॉडी सिस्टम होते हैं। जब तक ये लोग सिंध गवर्नमेंट यानी कि पीपल्स पार्टी, PTI और MQM बैठ कर, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, खुदा के लिए बैठे, इन्होंने शहर को एक बहुत बड़ा कराची को कहते हैं कचरा कंडी बना दिया है। वो कराची का ही लफ्ज़ है, पूरा का पूरा मतलब है। मैं नासिर बेग चुगताई साहब के पास इसलिए ना जा सका कि सड़कें जो थी वो पानी से भरी हुई थी, और हर जगह पे जो थे वहाँ पे उसके कूड़े के पहाड़ थे। तो मैं मतलब है इतनी ज़्यादा हाइकिंग का मुझे तजुर्बा नहीं है और पैदल चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये सोचें कि इतनी ज़्यादा मतलब है कि ये फ़ौरन कहेंगे जी इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई लेकिन वहाँ पत्थर भी नहीं थे, वहाँ तो मतलब है दरिया में तो मैं नहीं तैर सकता। तो हालात जो थे बड़े दिगरगुए, बड़ा दुख हुआ उस शहर को देखकर, और ज़ाहिर मेरा अपना शहर है, मैं वहीं से। चलिए बेग साहब, जो आप बीती सुनाई आमिर ज़िया साहब ने, अब आपको गिला नहीं हुआ कि आमिर ज़िया साहब से आपकी मुलाकात हुई? नसीम सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, ये जिस तरह वसीम अख्तर साहब ने कहा, इन्होंने किस मुंह से कहा? ये खुद मेयर की कुर्सी से चिमटे बैठे हुए, और जैसे कि नासिर बेग साहब ने बात की थी कि माजी भी सबके सामने है, तो कराची को बर्बाद करने में तो सबसे ज़्यादा इनका ही हाथ है। अगर इनके पास इख्तियारात नहीं है तो ये किस खुशी में मेयर की कुर्सी पर बैठे हुए? इन्हें सबसे पहले तो एहतजाजन खुद रिज़ाइन करना चाहिए। आवाम को बिल्कुल इस किस्म की मत नहीं देनी चाहिए कि वो जो है टैक्सेस देना छोड़ दें। ये कोई अपोजिशन का अगर करके कोई रुकन बात करता है तो वो फिर भी अच्छी लगती है, लेकिन वसीम अख्तर साहब तो इस वक्त बहुत बड़ी एक सीट पे बैठे हुए हैं, उनको डिलीवर करना चाहिए, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसमें सिंध हुकूमत भी मुलविस होगी, लेकिन उसमें आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने क्या काम किए वो बताएं कि हमने ये काम किए, ये हम करना चाहते हैं, और उसमें हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपना मदद नहीं कर रही। 18वीं तरमीम के बाद से वफाकी हुकूमत की तरफ देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इख्तियारात सारे आपके पास हैं। वो शहर कराची वालों का, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, रोशनियों का शहर था, हम बचपन से उसको देख रहे हैं, लेकिन अब जाके कराची जो है वो रोना आता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कराची के हालात देख के। लेकिन इसमें कराची वाले जो आवाम है वो भी इसमें बिल्कुल शामिल है कि उन्होंने कराची को इस नहज पे पहुँचाया है। अगर वो खुद भी अगर जो बामी ताउन के साथ कराची को साफ़ करना चाहे, गंद को ना फेंके, प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें, वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो एक अर्बन जो माइग्रेशन हो रही है उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। अब वो पहले वाला कराची नज़र नहीं आता।
पूरे पाकिस्तान में जिसे कहीं जॉब नहीं मिलती है वो कराची पहुंच जाता है, कोई उनका रहने का ठिकाना नहीं होता, और नालों के ऊपर घर बन गए हैं, छप्पड़ों के ऊपर घर बन गए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्बन जो माइग्रेशन है वो सारी कराची की तरफ होती चली, उसको भी रोकना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। और सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार है कराची की सफाई सुथराई, और कराची सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करके देता है, तो कम से कम उसी में से कुछ हिस्सा जो है वो कराची के ऊपर लगाना चाहिए। मैं ये कह सकती हूँ आपके तज्ज़िये के बाद कि किसी न किसी हद तक मेयर कराची के मुतालबा दुरुस्त है, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत हर साल बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करती है। मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन इस तरह टैक्स के लिए लोगों को मना करना जो है वो एक ऑफिशियल सीट पे जब वो बैठे हैं तो ये दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है, रज़ा रोमी साहब। जी देखिए, बिल्कुल मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ जो सारी बातें हुई हैं। ये वक्त आ गया है कि सारी सियासी पार्टियों को और मरकज़ और सूबाई जो हैं अथॉरिटीज़, उनको बैठकर कराची के लिए एक लोकल गवर्नमेंट का सोचना होगा। सिर्फ नुमाइशी मेयर या नुमाइशी लोकल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, बल्कि एक फुली एम्पावर्ड मेयर और एक ऐसी मकामी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जो कि टैक्सेस भी लगा सके, जिसके पास सारे इख्तियारात हों और सूबाई और वफाकी कंट्रोल से बहुत हद तक आज़ाद हो। दुनिया का कोई शहर जो है वो इस तरह के इंतज़ामी ढांचे के बगैर उसने तक तरक्की नहीं किया। कोई भी चीन, हिंदुस्तान दोनों देख लीजिए हमारे पड़ोस में, वहाँ पर निज़ाम बिल्कुल फ़र्क है शहरों के लिए। सिर्फ पाकिस्तान में ये अजूबा रोज़गार है कि यहाँ पे अभी भी 19वीं सदी के जो है स्ट्रक्चर्स वो मौजूद हैं, और लोगों के सियासी जो मफादात हैं वो शहरियों के इंटरेस्ट से ऊपर रखे गए हैं। तो ये वक्त आ गया कि इसको बदला जाए और ये मामले को हल किया जाए, क्योंकि चाहे पानी का मसला हो, सैलाब का मसला हो, कचरे का मसला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, हर तरह से हमने कराची के शहरियों को फेल किया। ये वो शहर है जो, जैसे कि बात हुई टैक्सेस की बात हुई, और इसका जो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है, और देखिए हमने उसके साथ क्या सलूक करवा रखा है। ये तो इस तरह नहीं चल सकता। इसके ऊपर अब इमरान खान साहब की पार्टी जो है PTI, उसने वहां से सीट्स ली हैं इस बार। उन्होंने लोगों को एक चेंज का प्रॉमिस भी किया था। अब वक्त आ गया है कि वो अपने वादों को इम्प्लीमेंट करें, पूरा करें। ठीक, तो रज़ा रोमी साहब, फिर इतने टैक्सेस देने के बाद क्या लगता है आपको, मेयर कराची जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं कि ना दिए जाएं टैक्स? नहीं, दुरुस्त तो नहीं कह रहे। देखिए ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बस मुझे आपका पॉइंट क्लियर करना था, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अमजद शुएब साहब, ये मुतालबा जो है मेयर का, ये तो बिल्कुल गलत है। सिविल नाफरमानी मेरा ख्याल है कोई हल नहीं है। फ़ंड्स की डेफिनेटली उनको किल्लत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में लोकल बॉडीज़ के पास, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या और ऐसे जहाँ से फ़ंड जनरेट होते हैं, उनको इन्होंने अलग कर दिया था और वो सूबाई गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए। उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। लेकिन ये मसला उससे भी हल नहीं होगा। असल चीज़ ये है कि बहुत लंबे वक्त तक हमने कराची की प्रॉब्लम्स को लटके रहने दिया। इसी तरह कराची बहुत ग्रो कर गया, जबकि सिविक फैसिलिटीज़ जो हैं वो उस तरह एक्सपेंड नहीं की गई। इसी तरह उसमें जैसे पुलिस का निज़ाम है, जब 1 करोड़ आबादी थी तो 70,000 पुलिस थी वहाँ पे। आज 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई और पुलिस जो है वो सारी तकरीबन 1,10,000 के करीब है। तो वो उस तरह आपने अपने निज़ाम को नहीं आगे बढ़ाया। तो अब किसी ये सूबाई हुकूमत के भी बस की बात नहीं है। मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट और फिर सूबाई हुकूमत वगैरह इनको मिल के तो कराची के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करनी चाहिए, जो कि इसके सारे एस्पेक्ट्स को देख के तो उसको कंपैटिबल करे आबादी के साथ। अगर ये इस आबादी के साथ कंपैटिबल नहीं करेंगे तो कचरा आप उठा लेंगे, लेकिन कचरा दोबारा आपको साल 6 महीने बाद उतना ही मिलेगा। मसला ये है कि लोगों के पास जब ये मसलन अभी बकरे ज़िबा किए तो आलाइशें कहाँ फेंकते, वो लाके सड़क पे ही रखेंगे, क्योंकि आपने कोई इस तरह के वहाँ पे कोई रिसेप्टिकल्स नहीं बनाए हुए, कोई डंप नहीं रखे जहाँ पे लोग रखें और वहाँ से रिमूव किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसिलिटीज़ कंपैटिबल करने की ज़रूरत है, जहाँ वफाकी हुकूमत को इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि अब ये उनके पास की बात नहीं रही प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास की कि ये काम कर सकें। और वैसे भी वहाँ पे फंड्स जो हैं वो मेरा ख्याल है उसकी मिस अप्रोप्रिएशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि अब उनके पास इतने होंगे ही नहीं कि इतना बड़ा काम कर सकें। ठीक है, तो आप समझते हैं कि सिविल नाफरमानी के ज़िम्मे में आता है मेयर कराची का ऐसा बयान, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वफाकी हुकूमत को कहीं ना कहीं इस बारे में कोई ना कोई स्टेप लेना होगा, क्योंकि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि आप टैक्स ना दें, यहाँ तक कि बिजली के बिल भी फाड़े गए थे। तो अब कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट अगर हो ही रही है तो फिर एक्सपीरियंस कर चुकी, चूंकि PTI खुद भी कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत को सामने आना होगा। सवाल मेरा यह था कि कराची की शहरी हुकूमत सिंध को टैक्स ना दें, क्या मेयर कराची का ये मुतालबा दुरुस्त है?
हमारे 4 तज्ज़ेगारों ने नहीं की ऑप्शन का इंतखाब किया। उन्हें लगता है कि नहीं, ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है, जबकि नसीम सिद्दीकी साहब का तज्ज़िया, उनकी राय मुख्तलिफ। उन्होंने कहा कि किसी न किसी हद तक कराची के अवाम इस कदर टैक्स दे रहे हैं कि मेयर कराची का मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन जिस ओहदे पर वो बैठे हैं, जिस सीट पर वो बैठे हैं, वहां बैठकर इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स में मुझे नाज़िर, स्टे विद अस। हम डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट को बड़ा डिस्कस कर रहे थे कि ये जो अमेरिका से मुनसिफाना किरदार की तवक्को थी, उस पर जो हम लोग तवक्कुआत रख रहे थे कि दुरुस्त है या नहीं है, उस पर मैं वापस आना चाह रही हूँ। तो इस पर मैं चाहूँगी आपका अपना तजज़िया कंटिन्यू कर सकें दोबारा से। जी अच्छा, देखिए, जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ जो है, हमारी जो लीडरशिप है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा खुश फहम है, खुश गुमान है अमेरिका की तरफ से। वो भूल जाते हैं कि अमेरिका की जो तारीख रही है, हमें बिल्कुल कुछ चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए कि अमेरिका की जो पूरा फोकस है इस वक्त वो ये कि किसी तरह से ये जो 2 एटमी रियासतें हैं, इनके दरमियान जो कशीदगी है उसको ख़त्म कराए, कोई जंग की तरफ ना जाए। इससे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है नहीं। और उसमें हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि जनाब अमेरिका जो है, सिर्फ ट्रंप साहब की बात नहीं हो रही, ओबामा के दौर की बात करें, उससे पहले बुश दौर की बात करें, उनका जो झुकाव, क्या इंडिया जो है उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ उनका टेक्टिकल अलायंस हुआ करता है, वो ये नहीं होता जैसे अफगानिस्तान का एक टेक्टिकल चीज़ है कि जो अफगानिस्तान से फौजों को पुल आउट करना है। उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाय जो है वो भारत है, तो भारत के साथ ही जाके खड़े होंगे। अगर हम ये लोग तवक्को करते हैं कि जी क्योंकि ट्रंप साहब अगर कह रहे हैं कि जी मैं मीडिएट करता हूँ, मैं सालिसी किरदार अदा करता हूँ, तो मुनसिफाना भी होगा, वो किरदार जो होगा मस्बत भी होगा, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। उस किरदार के नतीजे में ये नहीं होगा कि जो कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के अवाम है, मुसलमान है, एक तो जो उन पर जबर सितम हो रहा है वो रुक जाए। ये नहीं होने जा रहा उससे कि जनाब जो उनको कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वो मिले, वो भी नहीं मिलने जा रहा। तो मेरे ख्याल में बहुत ही लिमिटेड किरदार है। बहुत उनकी ख्वाहिश ये होगी कि किसी तरह भारत और पाकिस्तान जो एक सींग लड़ाने की पोजीशन में आ गए हैं, किसी तरह इनको दूर कर दिया जाए। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता। अच्छा रज़ा साहब, मैं ना इंटरनेशनली एक्सपेक्ट पूछना चाह रही हूँ। हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर कॉज पर जो भी बात कर रहा है, खा वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इस पर ट्विटर हैंडल जो है उस पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बड़ी कदगन लग रही है। लोगों के जो ट्विटर अकाउंट्स है वो बड़े जल्दी सस्पेंड किए जा रहे हैं। ये इस पर सिचुएशन क्या है? जी, जो मीडिया में तो यही इतलात है कि पाकिस्तान ने इसके बारे में कंप्लेन किया है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ट्विटर के जरिए वो लोग, वो ऐसे हैंडल्स जो कि मोदी पर तनकीद करते हैं या कश्मीर के मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। जो कि बहुत ही अजीब व गरीब बात है कि ट्विटर जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। देखिए, बात ये आती है कि ट्विटर भी एक मगरबी कंपनी है और उसके लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, और वहाँ पे जारी बात है ट्विटर यूज़र्स कहीं ज़्यादा हैं दीगर ममालिक से। तो बात सारी वही माशियात की आ जाती है। जैसे अभी आमिर भाई ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म में जो है अमेरिका हो या बरतानिया हो या यूरोप हो, वो हिंदुस्तान को ही अपना इत्तेहादी देखते हैं और उसमें कोई ख़ास उनको लगाव या मोहब्बत नहीं, बल्कि साफ सी बात है उनके माशी मफादात जो हैं और स्ट्रेटेजिक जो मफादात हैं वो उससे वाबस्ता हैं। इसलिए हमें इस पूरी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर बहुत ख्याल से बड़े मोहतात तरीके से नफ़तुल अंदाज में एग्जैक्टली ठीक है। जनरल साहब, आलमी अदालत इंसाफ में भी इस मामले को ले जाया जा रहा है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की इस कंडीशन पर? देखिए, इसमें अब जब आप अदालत में जाते हैं तो ज़्यादातर तो कानूनी पहलू जो हैं वो ही उनको सामने रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कानून की बुनियाद पर फैसला देना होता है। तो उसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक ये कि ये यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उनकी वायलेशन हुई है, उसके लिए गालिबन हमें यूनाइटेड नेशन के थ्रू जाना होगा आलमी अदालत में, वो यूनाइटेड नेशन रिकमेंड करती है। दूसरा जो इशू है जिसके लिए हम जा सकते हैं वो है इनकी जो इन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया और एक इसको यकतरफा फैसला किया, जिसमें कि आपका शिमला मुआहदा वगैरह आ जाता है, 2 तरफा मुआहदे थे जिसकी वायलेशन नज़र आती है। तो उसकी बुनियाद पे आप वहाँ जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जिन्होंने ये एग्रीमेंट वायलेट किया, चुनाचे इनको इस काम से रोका जाए। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बात हो सकती है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर आप बात करें तो वो तो ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह ही उस पर प्रेशराइज इनको कर सकते हैं, उसकी वो कानूनी शक्ल नहीं है।
जो कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके ये कहें कि जी ये कर्फ्यू उठा दें या इस तरह के कर दें, वो मेरा ख्याल है बातें वहाँ नहीं हो सकेंगी। इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसी पे ही आप बहस कर सकते हैं और उसके मुताबिक वहाँ पे कोई फैसला आपको मिलना होगा। ठीक है, ऐसे में नासिर भाई जुख्ताई साहब, मुस्लिम उम्मा का किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं? सऊदी अरब हो या दीगर तमाम अहम ममालिक हों, बिलखुसूस सऊदी अरब की बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक गहरा ताल्लुक रहा है और मुस्लिम उम्मा इत्तेहाद का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल रहा है। इसमें मुस्लिम उम्मा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो उस तरीके से अदा कर पा रही है अपनी जिम्मेदारी को? नहीं, मेरा ख्याल है मुस्लिम उम्मा खुराफात में खो गई है। अब बात यह है कि सच ऐसा ये कोई टर्म नहीं मौजूद नहीं रही। पहले हम बात करते थे, बड़ा फ़ख्र से बात करते थे, लेकिन अब ये टर्म मौजूद नहीं रही, मुस्लिम उम्मा नहीं है। अब मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्क हैं और अगर आप गौर करें तो 2 या 3 मुल्कों को छोड़कर बाकी किसी मुसलमान मुल्क ने आपका साथ नहीं दिया कश्मीर के मसले पर, ना अक़वाम मुत्तहिदा में, ना उससे बाहर, ना तशवीश का इज़हार किया, ना मज़म्मत का इज़हार किया इस सूरत हाल में। जबकि बहुत वाज़ेह कहा गया है कि तुम क्यों नहीं उठते उनकी हिमायत के लिए जो तुम्हें पुकार रहे हैं। बहुत वाज़ेह तौर से इस्लाम का हुक्म है। तो हम इस्लाम का लिबादा पहने हुए, अबा और क़बा पहने हुए हम गैर इस्लामी बातें कर रहे हैं, हम गैर इंसानी बातें कर रहे हैं। हम सिर्फ मार्केटिंग कमर्शलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हुकूक़ की हमें कोई फ़िक्र नहीं है और ना इस दुनिया को फ़िक्र है। ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बिल्कुल सही कहा आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। और ऐसे में हमें ये देखना होगा कि कश्मीर की सूरत हाल पर कौन कितना संजीदा है, कौन कितना संजीदा नहीं। सिर्फ टेलीफोनिक कॉल से कुछ नहीं होता, बल्कि ये भी होगा कि अमली इक़दाम इस सिलसिले में किस तरह से उठाए जाते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, वक्त की कमी के बायस मैं आपका इस पर तज़्ज़िया नहीं ले सकी, इंतहाई माज़रत के साथ। इसके साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।